नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपने चैनल पर रेगुलर मैथ्स की क्लासें उपलब्ध हो रही है। साथ ही साथ नए कोई टॉपिक मुद्दा है उस पर भी अपन चर्चा करते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मैथ्स की क्लास अपन रेगुलर डाल रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर लो। सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें अपन देखेंगे कि जो सीईटी का पेपर आपका होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल का पेपर, जो 27 और 28 को डेट दे रखी है, उसको होने वाला है। और आज 19 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे कि वहां आपसे मैथ्स के टॉपिक अपने सिलेबस में डिस्कस हो चुके हैं। एग्जाम से पहले आप ये क्लास देखकर जरूर जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सवाल जो आरपीएससी में पूछे गए हो या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, उन सवालों पर अपन चर्चा करेंगे। एक सवाल पूछा गया है कि बट्टे का सवाल है और सवाल कह रहा है कि P% तथा Q%, P% और Q% के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य होंगे। मतलब पूछा है कि ये किसके समतुल्य होंगे, किसके समतुल्य होंगे। तो मैंने आपको समझा रखा है कि इस टाइप का अगर अपना सवाल बनता है तो सीधी सी बात है, P+Q माइनस करना है PQ/100। देखो, ये क्रमागत छूट है। छूट के लिए यहां पर फिर से छूट ही आगे मिलेगी। अपना जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था, यहां पर ऐसा था कि लाभ दे रखा है तब तो आपको पॉजिटिव लेना है, हानि दे रखी है तो नेगेटिव लेना है। छूट के मामले में हमें पता है P की छूट दे रही है, मतलब माइनस का P होगा, माइनस का EQ होगा, प्लस यहां पर माइनस का P माइनस का Q/100। यहां से ये फॉर्मूला निकल के आएगा, P माइनस का Q प्लस PQ/100। ये मान छोटा होगा, ये मान बड़ा होगा, इसमें से घटाएंगे तो मान माइनस में मिलेगा, P+Q माइनस PQ/100। माइनस मैंने इसलिए लिया है कि ये माइनस छूट को दर्शाएगा कि इतनी छूट आपको मिलेगी। तो फॉर्मूला ध्यान में रखना, P+Q माइनस PQ/100 होगा। माइनस का चिन्ह सिर्फ और सिर्फ छूट को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो है वो ये वाला राइट होगा, P+Q माइनस PQ/100 प्रतिशत में होगी, ये छूट आपको मिलेगी। तो इस टाइप का अगर सवाल बनता है, देखो अंकीय सवाल बनता है, यहाँ पर 20% और 30% की बात की जाती तब तो आप क्रमागत छूट निकाल सकते थे, लेकिन P और Q की बोला गया है तब छूट निकालने में दिक्कत होगी। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हो। ये सवाल आपके LDC 2018 में पूछा गया था। 12/8/2018 को ये पेपर हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया था। इसके बाद आगे एक सवाल पूछा है। सवाल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मानते हैं उसकी आय कितनी, आय हम मानते हैं 100। वो खर्चा करता है कितना, खर्च करता है 75%। 100 का 75% लेंगे, 75 ही होगा। अब कह रहा है कि उसकी आय में तो अपने को 20% की वृद्धि करनी है। आय में 20% की वृद्धि करेंगे तब 120 हो जाएगी उसकी नई आय, और उसके खर्चे में 10% बढ़ाता है। इसका 10% क्या होगा, 7.5। 7.5 प्लस 10% खर्चा बढ़ाता है, तो यहाँ 7.5 जोड़ेंगे, 0.5, 7 और 5 12 हाथ की 1, 82.5। यहां पर हम देखेंगे कि पहले उसकी बचत कितनी हो रही थी,
पहले उसकी बचत हो रही थी 25 रुपए। देखो 100 रुपए कमा रहा था, 75 रुपए खर्च कर रहा था, तो उसकी बचत हो गई 25 रुपए। अब वो बंदा कमा तो रहा है 120 रुपए, खर्च कर रहा है 82.5 रुपए। अब बताओ कि उसकी बचत कितनी होगी। हम बचत निकालेंगे, बचत निकालो भाई, उसकी क्या होगी, इसमें से इसको घटाएंगे। देखो 82 के बाद अपन देखेंगे 7.5 और करते हैं, तब ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 83 और ये 7 90, 90 के बाद 30 और चलेंगे, तब होगा क्या, 120। अब उसकी बचत हो गई 37.5। बचत में वृद्धि कितनी हुई है, पहले 25 हो रही थी, अब 37.5 हो रही है, मतलब वृद्धि हुई 12.5 की। पहले बचत कितनी थी 25 की, गुणा करेंगे 100 से, 25 से 12.5 दो बार, ये 2 यहां से कटेगा 50 बार। मतलब ये हुआ कि वो बंदा अब पहले से 50% उसकी बचत में वृद्धि हो गई है। तो ऑप्शन जो है 50% वाला राइट हो जाएगा। अच्छा सवाल था। देखो यहां फिर से समझेंगे एक बार के लिए। उसकी आय 100 रुपए थी, हमने मानी। वो खर्चा 75% करता है, मतलब 100 का 75% 75 होता है, इसलिए अपन ने 100 माना है कि सीधी संख्याएं मिल जाएगी। तो 75 उसका खर्चा होता है, बचत उसकी 25 रुपए की होती है, ये बात पहले की है। अब उसकी आय तो 20% बढ़ती है, तो 100 से 120 हो गई। खर्चा उसका 10% बढ़ता है, तो 75 से हो गया 82.5। बचत उसकी अब 120 रुपए कमाता था, 82.5 खर्च कर देता है, तो 37.5 बचता है। अगर प्रतिशत यहां से पूछा जाए कि उसकी बचत कितने प्रतिशत है, तब तो 120 से हम बचत लेंगे, लेकिन वो कह रहा है बचत में वृद्धि कितनी हुई, तो पुरानी बचत से हम प्रतिशत लेंगे। देखो सवाल की लैंग्वेज को आपको बहुत आसान तरीके से समझना है और बिल्कुल बारीकी से सवाल को पढ़ते हुए समझना है। यहां गलती ये ना कर दें कि आप 120 से इसकी बचत का प्रतिशत निकाल दो और पूरा सवाल सही करने के बाद भी आप उसे गलत करके आ जाते हो। तो हमें ध्यान देना है कि उसने कहा है बचत में वृद्धि कितनी हुई है, तो हमें फिर से पुरानी बचत से ही जो अंतर आएगा उसका अंतर का प्रतिशत अपने को लेना है। मैंने देखा यहां से डिफरेंस मेरे पास आ रहा था 12.5 का, 12.5 को मैंने ऊपर लिखा, किस पर निकालनी है, पुरानी बचत पे, तो पुरानी बचत को नीचे ले लिया, इनटू करेंगे 100 क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। यहां से सीधा कर सकते हो, 25 से 100 को 4 बार काट सकते हो, फिर 4 से 12.5 को गुणा करेंगे तो भी 50 ही मिलेगा। या आप, हमें पता है 12.5 का डबल 25 होता है, 2 बार काट दिया, 2 से ये सीधा कट जाएगा 50 बार। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आसानी से आप समझ सकते हो। सीईटी के पेपर में भी इसी टाइप के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। मैंने ये सवाल हूबहू इसलिए आपसे प्रीवियस ईयर के सवाल उठाए हैं क्योंकि आपके सामने ऐसे सवाल ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर में भी हमने देखा कि लगभग समान सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल है कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। वृत्त की परिधि जो है उस परिधि का अनुपात आपको दिया है। वृत्त 1 की परिधि बटा वृत्त 2 की परिधि, और उस परिधि का अनुपात आपको दिया है 2:3। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पहले वृत्त के लिए R1 लेंगे, दूसरे वृत्त के लिए R2 लेंगे। 2π समान है, कैंसिल आउट हो गया। यहां से R1 और R2 का रेशियो सीधा अपने पास 2:3 आ गया। वो कहता है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो एरिया ऑफ वृत्त 1 बटा एरिया ऑफ वृत्त 2 हमें निकालना है। एरिया होता है πr²,
तो R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर, पाई कॉमन आके कट गया। यहां हम देखेंगे R1 बटे R2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों पे वर्ग है इसलिए मैंने अंदर ले लिया और बाहर। R1 अपॉन R2 की वैल्यू 2:3 है, तो 2/3, फिर से इसका वर्ग करेंगे 4/9, जो कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, इसलिए अनुपात होगा 4:9। यहां सीधा अनुपात ही पूछा है, इसलिए अपन ने R1 अपॉन R2 ही रखा और इसका सीधा वर्ग करके यहां पर अपन ने अनुपात निकाल लिया। सवाल बहुत आसान आसान से हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल मिलेगा आपको। अगला सवाल अपन देखेंगे। सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल है कि मोहन ने 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी। एक को 15% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ में बेचने पर उसने पाया कि दोनों गायों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों गायों का क्रय मूल्य क्या होगा? सवाल अच्छा है। उसने 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी। उसे नहीं पता कि मैंने पहली गाय कितने में खरीदी और दूसरी गाय कितने में खरीदी। सौदा बड़ा इंटरेस्टिंग है। खुद गायें खरीद रहा है और उसे नहीं पता है और हमें कह रहा है कि आप मुझे पता करके बताओ। भाई हम तो बैठे ही इसीलिए हैं, पता करने के लिए, तो पता ही करेंगे। अब वो कह रहा है कि उसने 30,000 रुपए में 2 गायें खरीदी। 2 गाय खरीदी। उसने एक गाय पर उसने 15% का घाटा खाया, 15% का घाटा। दूसरी पर उसने 19% का लाभ। प्लस लिख दिया मैंने, समझ सकते हो। आगे लिख देता हूं हानि भी। माइनस का मतलब हानि, प्लस का मतलब लाभ। अब वो कह रहा है कि मैंने वो गायें जब बेची है तो वो समान मूल्य मेरे को मिल रहा है। उसने जो गायें बेची है उसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य समान है। मतलब ये समझेंगे अपन कि उसने 2 गायें खरीदी और 2 गायों की वैल्यू अलग अलग आप मान सकते हो। एक की वैल्यू x मानते हो तो दूसरी हो जाएगी 30,000 माइनस x। वो एक पर 15% की हानि लेता है, दूसरे पर 19% का लाभ लेता है और वो दोनों क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब ये समझेंगे कि एक जो वैल्यू है उसका 85%, दूसरी वैल्यू का 119% बराबर है। 2 टुकड़े करके भी सवाल को कर सकते हो, या तो आप ऐसे करो कि उसके एक का मूल्य जो है x मान लिया, दूसरे का मूल्य आप y मान सकते हो। दोनों को फिर से आप अलग अलग करोगे। x मूल्य माना उसने विक्रय मूल्य जो क्रय मूल्य था x रुपए देकर एक गाय खरीदी, हमने मान लिया। दूसरी का हम y मान लेंगे, या आप 30,000 माइनस x भी मान सकते हो, लेकिन जहां अपने को सहूलियत होगी वैसा सवाल करेंगे। वो कह रहा है कि x जो मैंने माना उस पर मैंने 15% घाटा खाया और गाय बेच दी। 15% घाटा खाया मतलब उसने उस पर 85% का क्या किया,
जो पैसा खरीदा था उसका 85% वैल्यू उसे मिली, ये इसका विक्रय मूल्य हो गया पहले का। लेकिन वो कहता है कि दूसरी गाय का जब वो Y रुपए देकर आया और उसने इस पर 119 रुपए पर इसने बेचा, क्योंकि वो कह रहा है 19% लाभ हुआ, मतलब 119 रुपए में बेचेगा, परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि सवाल कहता है विक्रय मूल्य समान है, हमने कहा कि इस गाय का विक्रय मूल्य ये, इसका विक्रय मूल्य ये, तो दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य अपन ने निकाल लिया। काटा पीटी मचा दो। यहां 17 से गुणा काटेंगे तो 17 5 85, 70 छक्के 102, 17 सत्ते 119। x अपॉन y जो मिला वो आया 7/5। यहां हम समझेंगे x प्लस y की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी, लेकिन वो कह रहा है मैंने 12 नहीं 30,000 दिए, तो हम कहेंगे कि x का मान निकालना है, तो x का मान हम लेंगे कि x 7 है, किस में से, 12 में से। 12 बराबर किसके है, 30,000 के। यहां से काटा पीटी मचाओ, 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 6 बचे 0, 12 पंजे 60, 2 0 लगा दो। x बराबर आ गया 2 0, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, एक गाय आ गई 17,500 की। दूसरी गाय सीधा घटा के लिख सकते हो, या हमें सीधा y बराबर होगा, y किसके बराबर है, 5 के बराबर है। 12 में से 30,000 का गुणा करेंगे, सीधा कट रहा है 2500 बार, गुणा कर दो 25 पांच की 125, 2 0, 12,500। टोटल करेंगे तो कितनी आ रही है, टोटल इनकी 30,000 आ रही है। तो उसने एक गाय को 17,500 में खरीदा, दूसरी गाय उसने 12,500 में खरीदी। वो हो सकता है पूछ भी सकता है कि उसने बेची कितने रुपए में, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। तो यहां से आप सीधा सीधा x का मान रख के यहां कैलकुलेट कर सकते हो, या तो x का 85% निकाल लो 85/100, या y का 119% निकाल लो, दोनों समान आएगा। वैसे भी आप कर सकते हो, जैसे y की वैल्यू ये है, यहां रखोगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपको 125 को 119 से गुणा करना है, वो वैल्यू जो आएगी वो उसका क्या होगी, विक्रय मूल्य हो जाएगी। तो ऐसे सवाल भी बनते हैं। वो अच्छा सवाल था। सीईटी के लिए सरकार सोच भी रही है कि इसको 1 साल से बढ़ा के 3 साल कर दिया जाए, क्योंकि सरकार को पेपर करवाने में भी मुसीबत हो रही है। और अगर एक बार सीईटी होता है और सीईटी होने के बाद वापस एग्जाम नहीं होती 1 साल के अंदर, तो फिर से वैकेंसी आने से पहले उन्हें एक सीईटी करवाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक साल नए बच्चे जो आते हैं वो विरोध करते हैं कि इस बार तो हम एलिजिबल हो गए लेकिन आपने सीईटी नहीं करवाई। इसलिए वो बहुत ज्यादा संख्या, देखो 1 साल में होने का मतलब ये हो गया कि हर साल प्रत्येक बंदे से फॉर्म भरवाया जाए और प्रत्येक बंदे से एग्जाम लिया जाए, जबकि टेट में ऐसा नहीं है। आरटेट में जो अपना रीट चलता है उसमें भी ऐसा नहीं है। एलिजिबल टेस्ट है, उसको सरकार अभी कर रही है कि सीटेट की तर्ज पर ही जो अपनी सीईटी हो रही है, इसी को लगभग 3 साल 4 साल के लिए तो मिनिमम करने की कोशिश की जा रही है। आलोक राज सर ने ट्वीट पर भी बताया है। आगे अपन देखेंगे सवाल को, और सवाल जो है वो सवाल है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। वो कह रहा है 13 संख्याओं का माध्य
24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा? देखो सीधा समझेंगे, प्रत्येक संख्या के साथ जो कुछ किया जाता है एज इट इज आप माध्य के साथ करो, नया माध्य 27 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 3 घटाया जाता है तो नया माध्य यहां 3 घटते हुए 21 हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाता है तो नया माध्य 3 से गुणा हो जाएगा, और अगर 3 से भाग दिया जाता है तो नया माध्य भी 3 से भाग दे दिया जाएगा। 8 3 24, 4 3 12, हाथ की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, चौतिया 72 जो है वो आपको मिलेगा। ये ऐसा क्यों होता है इसको अपन समझते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे आ जाते हैं तो उन्हें अपने को यहीं पर क्लियर कर लेना चाहिए, डाउट ना रहे इसलिए। मैं आपके सामने 3 संख्याएं ले रहा हूं, क्रमागत ले लेते हैं, अलग संख्या भी ले लेते हैं। 4 6 और 8 मैंने 3 संख्याएं ली। अब इन 3 संख्याओं का माध्य क्या है? तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे। 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18/3 मतलब आ गया 6। हमें पता है क्रमागत सम विषम संख्याएं हो तो जब विषम संख्याएं रहती है, अंकों का जो मान संख्याएं जैसे 15 20 वैसे हो, तो विषम संख्याएं होती है तो मध्य का पद जो माध्य हो जाता है। यहाँ सीधा अपने को दिख रहा है 6 मध्य पद है, माध्य आएगा, माध्य एज इट इज आ रहा है। मैंने प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा, 2 जोड़ते हुए लिख रहा हूं। 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। मैंने क्या किया? प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा है। अब मुझे माध्य क्या मिलेगा? क्रमागत संख्या है, आप देख सकते हो माध्य 8 आएगा। ये तो क्रमागत है, तब नहीं हो तो हम कैसे निकालते हैं? तीनों को जोड़ के 3 का भाग देंगे। 8 और 6 14 और 10 24, 24 में आप 3 से भाग दो, 8 3 24, 8 आ रहा है माध्य। प्रत्येक संख्या में माध्य कितना हुआ? 2 प्लस हो गया। हम सीधा कह सकते थे कि पहले माध्य 6 था, प्रत्येक संख्या में जोड़ा 2 तो माध्य हो गया 6 में 2 जोड़ दो 8। मैंने कहा मैंने तो प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया। 4 में से 2 घटाओ 2 बचेगा, 6 में से 2 घटाओ 4 बचेगा, 8 में से 2 घटाओ 6 बचेगा। प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया, नया माध्य क्या मिलेगा? बीच की संख्या 4 हो गई। वैसे 6 और 4 10 और 2 12, 12 में 3 से भाग देंगे 4, 4 आएगा। नया माध्य क्या हुआ? 4 हुआ। 6 में से 2 घटा दो, सीधा मिल रहा है नया माध्य 4। ठीक आपने कहा कि सर ऐसा तो नहीं, लेकिन गुणा करके बताओ। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहा हूं। 4 का 2 से गुणा 8, 6 का 2 से गुणा 12, 8 का 2 से गुणा 16। अब इनके बीच देखा जाए तो 4 का गैप है, क्रमागत है, फिर से 12 आएगा। नहीं आ रहा है समझ में? देख लेते हैं। 8 और 12 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36/3 कितना आया? 12। इस लाइन का मैंने कहा था, इस लाइन का माध्य 6 था। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा, माध्य भी 2 से गुणा करते हुए भी आ रहा है। आ रहा है, भाग देके देख लेते हैं। 2 से जब मैं भाग देता हूं, 4 में 2 से भाग देंगे 2, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 8 में 2 से भाग देंगे 4। माध्य देखो क्या आ रहा है? 4 3 7 2 9, 9 में 3 का भाग देंगे, माध्य आया 3। लेकिन सीधा 6 में भी तो आप 2 का भाग दे दो, 3 ही मिल रहा है। तो ये समझेंगे कि प्रत्येक संख्या के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो माध्य के साथ भी सेम छेड़छाड़ समझ लेना है और सेम छेड़छाड़ ही उसके साथ कर देना है। और सीधा गुणा दिया कर दो, जोड़ दो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो, भाग दिया है तो भाग दे दो। बाकी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको।
प्रीवियस ईयर के सवाल इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है, और अगर पूछे गए सवाल है तो हो सकता है एग्जामिनर वैसे ही सवाल पूछेगा, फिर से सवाल वैसा ही पूछेगा। तो देखो एक सवाल, 1 रुपए में 3 टॉफियां खरीदी और 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो। 1 रुपए में 3 टॉफियां चॉकलेट खरीदी और 1 रुपए में कितनी बेचे कि उसे 50% का क्या हो, लाभ हो। 3 खरीदी है 1 रुपए में, 50% का उसे लाभ चाहिए, तो कितनी वो बेचेगा, बताओ, आप सोचो। देखो सीधी सी बात है, 1 रुपए की चीज 50% लाभ उसे चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया उसे 1.5 रुपए कमाना है। 1.5 रुपए कमाना है किस पर, 3 टॉफियों पर। तो 3 टॉफियां ही वो क्या करेगा, 1.5 में बेचेगा। यहां से सीधा कटेगा ये 2 बार, मतलब ये हो गया कि इसे 1 का मान निकालना है अपने को, तो 1 का मान क्या आ गया, 2। यहां सीधा है 1 रुपए में वो 2 टॉफियां बेचता है तो उसे 50% लाभ हो जाएगा। देखो 50 पैसे की 1 चॉकलेट वो बेचेगा, तो 3 चॉकलेट के उसे कितने मिल जाएंगे, 1.5 रुपए मिल जाएंगे। 1 रुपए में उसने खरीदी, 1.5 रुपए में बेच रहा है, 50% का प्रॉफिट हो गया। वैसे समझो अगर उसके पास 3 टॉफियां हैं, वो 1 रुपए में 2 दे रहा है, तो 1 और बच गई, 1 बच गई मतलब उसके पास 50 पैसे की और बच गई, तो 50 पैसे की वो फिर से बेचेगा और 50% प्रॉफिट हो जाएगा। सब थोड़ा सा कंफ्यूज लैंग्वेज में, आपको तसल्ली से सोचना है कि लैंग्वेज क्या कह रही है, बाकी बहुत आसान है। अब सीधा आपको पता है कि 50% लाभ चाहिए, तो 1 रुपए से वो 1.5 रुपए कमाना चाहता है। 100 का 50% 50 होता है, तो अगर 100 रुपए की बात होती तो हम कहते हैं वो 100 से 150 कमाना चाहता है, तो सीधी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे कुछ आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों से माध्यिका आपसे पूछी है। देखो मैं आंकड़े लिख देता हूं और उनकी माध्यिका आपको बतानी है। ये कह रहा है 37 भी है, 48 48 भी है, 50 भी है 50, 23 भी है 23, 47 है, 58 है, 29 27 है। इसके साथ ही दे रखा है 31 और 40, और इसकी आपसे माध्यिका पूछी है। पहली बात तो ये कि माध्यिका निकलती कैसे है, तो आप सभी को पता है कि माध्यिका निकालने के लिए पहले तो इन्हें छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में, छोटे से बड़े क्रम को क्या कहते हैं, छोटे से बड़ा। ये क्रम कहां पर होता है, मैंने बताया स्कूल की लाइन। स्कूल की लाइन जब बनाते हैं तो वो छोटे से बड़ी होती है, और ये हमेशा आरोही क्रम में होती है। याद रखने का तरीका है, स्कूल की लाइन आरोही क्रम में होती है। स्कूल की लाइन हमेशा छोटे से बड़े क्रम की ओर दर्शाई जाती है। अब बड़े से छोटा हो तो इसका उल्टा, और ये होती है अवरोही। एक एग्जाम्पल याद रखोगे तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। माध्यिका ये नहीं कहती कि आरोही क्रम में लिख के निकालो या अवरोही क्रम में लिख के निकालो, वो कहती है आप कैसे भी निकालो, मुझे तो मध्य का पद चाहिए बस। माध्यिका का मतलब यही है कि मुझे मध्य का पद चाहिए, आप तो मुझे मध्य का पद बता दो। तो हम देखेंगे यहां पर संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं, तो माध्यिका क्या होगी, मध्य के जो पद हैं उन दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना होगा।
लेकिन सीधा अपन ये नहीं कर सकते 1 2 3 4 इधर से 5 इधर से, ये दोनों पद ले लिए, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए। ये दोनों पद अगर आप लेके सीधा 2 से डिवाइड करते हो तब ये सवाल गलत हो जाएगा। वो कहता है कि पहले इसे भाई सेट करो छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में। ऐसा सीधा ही नहीं लेना है, सीधा लोगे तो आपके सवाल गलत हो जाएगा। हम इसे पहले छोटे से बड़े क्रम में सेट करते हैं। सबसे छोटी संख्या मुझे दिख रही है 23, फिर इसके बाद आती है 27, 27 के बाद हमें दिख रहा है 29, 29 के बाद आ रहा है 31, फिर 31 के बाद आपको लगेगा 37, 37 के बाद आ रहा है 40, 40 के बाद आ रहा है 48, फिर आ रहा है 50 और फिर आ रहा है 58। 10 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन सी संख्या भूल गए अपन? 47 अपन भूल गए। यहां लिखनी होगी हमें 47 और यहां पर 48। देखो मैंने 10 संख्याएं पहले इसीलिए गिनी थी क्योंकि संख्याएं वापस लिखते समय हम किसी न किसी संख्या को हो सकता है मिस कर जाएं। अगर मिस हो गई तो यहां देखो, अगर 48 नहीं आया हुआ होता तो आप सीधा 1 2 3 4 5वां करते और 37 कर देते राइट आंसर, जबकि ये गलत हो जाता। तो हमें पहले देखना है कितनी संख्याएं अपने पास है, क्या हमने पूरी संख्याएं लिख दी है। अब मैंने पूरी 10 लिख दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं लिख दी है। मुझे पता है 4 तो छोड़ देता हूं मैं इस तरफ से, 4 छोड़ देता हूं मैं इस तरफ से। बीच की संख्याएं है 2, 37 प्लस 40 बटा 2 कितना हो गया? 77 बटा 2 है, जिसे हम देंगे 3 से भाग। 3 दूनी 6, 1 और 7 17, 8 दूनी हो गया 16, फिर 1.5 बचेगा। 38.5 जो है वो इसकी माध्यिका होगी। माध्य भी पूछ सकता है, सभी संख्याओं को जोड़ के 10 से भाग देना है तो वो माध्य निकल जाएगा। आसानी से जोड़ते हुए आप भाग दे सकते हो। 10 का भाग देना है मतलब जोड़ना है, सीधा एक पॉइंट लगा देना है, क्योंकि 10 से भाग देने का मतलब ही है कि पॉइंट लगाना है। तो इस टाइप के सवाल अपने पास देखने को मिल सकते हैं। इन सवालों को ढंग से थोड़ी मेहनत करते हुए हमें देखना है और सवाल अच्छे से करने हैं। सीईटी में मैंने कहा कि सीईटी का पेपर आसान आता है, और आसान में भी हम कह सकते हैं कि वो पेपर थोड़ा सा होता तो आसान है, लेकिन जरूरत है आपको सवाल को अच्छे से समझने की। अच्छे से समझने का मतलब ये हो गया कि आपको उस सवाल को देखना है वो पूछ क्या रहा है। जैसे मैंने पिछले सवाल में ही बताया था, हमें बचत वाला सवाल था। बचत वाले सवाल में उसने बचत का प्रतिशत पूछा है, तो सीधा बचत के साथ ही उस प्रतिशत को निकालना है, ना कि नए क्रय मूल्य से आपको या नया उसकी आय थी उससे उसका बचत का परसेंटेज नहीं पूछा था। तो ऐसे सवाल बनते हैं जहां हम देखो एग्जाम में बैठते हो तो वहां पर माइंड का खेल है सबसे बड़ा। अगर आपका माइंड आपका साथ दे रहा है तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर माइंड साथ नहीं दे रहा है तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पर आप करना कुछ और चाह रहे हो और माइंड कुछ और करवा रहा है, तो दिक्कतें हो सकती है। इसलिए एग्जाम हॉल में जब भी बैठो अच्छे से बैठना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठना। बाहर की जितनी भी टेंशन है उसे बाहर ही रख देना एग्जाम हॉल से। एग्जाम हॉल में सिर्फ आप और आपका पेपर रहे, इस कंडीशन में आप बैठना, तब आपका पेपर अच्छा होगा और 100% अच्छा होगा। बाकी आप सब लोगों को पता है सीईटी का पेपर, पिछला पेपर जो आया वो ज्यादा कोई हार्ड नहीं था। इस बार उन्होंने सीधा कह दिया 40% ये आपको लेकर आना है, तो बहुत से बंदे हैं जो आसानी से 40% लेकर आ जाएंगे। और चर्चा चली रही है कि इसकी वैधता जो है 3 साल या उससे ज्यादा कर दी जाएगी, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो जाती है तो 3 साल की भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाओगे। धन्यवाद।